बेटा अब हम पढ़ेंगे अपने लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का फिफ्थ लेक्चर। ओके, तो लैग्रांज के लीनियर इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली वैसे चार तरह से कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इसमें दो ही हैं, एक ग्रुपिंग मेथड और दूसरा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो हमने लिया है ग्रुपिंग मेथड से। ओके चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन मिला है एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैग्रांज के फॉर्मेट से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए आपका लैग्रांज का फॉर्मेट का जो थ्योरम वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू एन इक्वल टू आर। अपना दे रहा क्वेश्चन देख लो, एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू आर। तो क्यू की जगह पे क्यू है, पी की जगह पे पी है। इसका मतलब कैपिटल पी की जो वैल्यू है वो एक्स है, कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है वाई है, और आर की जो वैल्यू है वो है 3z। तो यहाँ से हमको पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखेंगे। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू एंड dz अपॉन आर। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड में हमने आपको बताया था कि ग्रुपिंग मेथड की खासियत होती है कि हम इसमें दो ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लेकर के ग्रुप बनाते हैं। चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैक्सिमम आप 3 ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, बट ग्रुप्स भी आपको ये देख के बनाने हैं कि वो इजीली इंटीग्रेट होने चाहिए, राइट। अगर वो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं तो फिर उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले x को और y को ले लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप x और y के ग्रुप्स में ले रहे हो तो इसमें z का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर x को तो आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, y को y के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, बट क्योंकि यहाँ dz नहीं है तो आप z को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी आपको, राइट। तो इसीलिए अगर आप x या y को ले रहे हो तो ध्यान रखना कि आपके वेरिएबल्स भी उसी में के हों। ठीक है, उसमें कोई z का वेरिएबल ना लगा हो, ये ध्यान रखना। तो चलो हम इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 नाम देते हैं, उसको नंबर 3 नाम दे देते हैं। ओके, तो हम अपने क्या करते हैं कि हम पहले 1 और 2 को ले लेते हैं, इनका ग्रुप बना देते हैं। तो जब हम इनका ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा dx अपॉन एक्स और दूसरा हो जाएगा dy अपॉन वाई। इन दोनों को इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, फिर इक्वल टू 1 अपॉन वाई का log y, और यहाँ से हमें कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट आप कोई सा भी लगा दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log x इज टू log y a, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना, log m इंटू log n इक्वल टू mn होता है। तो ये क्या हो जाएगा, log y a। इन दोनों साइड से आप इनके log हटा देंगे तो log हटाने के बाद क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई ए। और यहाँ से आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी क्या, या पहला रिजल्ट मिल जाएगा क्या, a बराबर x अपॉन वाई। चलो अब एक काम और करो, अब हम दूसरे और तीसरे एक बार आपने 2 पेयर ले लिए ना, ये वाले और ये वाले, अब इनको छोड़ दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन और है, आप चाहे तो इसको ले लो और चाहे तो इसको ले लो। तो आप ये देख लेना कि दोनों में से कौन सा आपका ईजिली इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, तो ये वाला तो हम एक बार ले चुके हैं, तो हमारे पास हम ये वाला ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। तो हमने जब ये दोनों लिया तो क्या हुआ, ये हो जाएगा dy अपॉन वाई एंड dz अपॉन 3z। आप इसको इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन आई। 3 को बाहर निकाल लो क्योंकि वो आपका एज अ कॉन्स्टेंट काम करेगा, dz अपॉन z। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई का log y, ये 1 अपॉन 3 ऐसे ही रह जाएगा, 1 अपॉन z का log z। आप एक कोई सा भी कांस्टेंट लगा दो log b, क्योंकि a हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो अब की बार आप b लगा दो, सिंबल बदल दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, इस 3 को आप उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 log y एंड क्या बता रहे थे, यस हाँ, इस 3 को आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 log y, ये हो जाएगा log z प्लस log b एंड यस ये रहा, ये हो जाएगा log y की पावर 3। जब आप 3 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा log zb, और zb बराबर हो जाएगा y क्यूब। यहाँ से आपकी b की वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन z। तो आपको 2 रिजल्ट मिल चुके हैं, एक आपको मिला a इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और दूसरा आपको मिला क्या, b इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन z।
अब हम ज़रा इनका एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाएंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला एफ ए बी इक्वल टू 0, दूसरा बी इक्वल टू एफ ए और तीसरा ए इक्वल टू बी एफ एफ बी। हमने आपको इसके पहले जब पढ़ाया था तो हमने आपको यू में पढ़ाया था, एफ यू बी इक्वल टू 0 एंड वी इक्वल टू एफ ए एंड यू इक्वल टू एफ बी, ऐसे पढ़ाया था। तो बात एक ही है। ओके, तो चलो तीनों में से आप कोई सा भी एक रिज़ल्ट बना दो। तो जब पहला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई, बी की वैल्यू क्या है वाई क्यूब अपॉन जेड। तो ये पहला रिजल्ट हो जाएगा एफ एक्स अपॉन वाई वाई क्यूब अपॉन जेड इक्वल टू 0। ओके, सेकंड अगर आप बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन जेड एंड एफ ए की मतलब एक्स अपॉन ए। और अगर थर्ड बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू एफ बी का मतलब एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ वाई क्यूब अपॉन जेड। यहाँ पर आपको छोटे छोटे नोट्स भी दिए हुए हैं, आई मीन केस दिए हुए हैं। वो केसेस के हम आपको फटाफट समझा देते हैं। केस नंबर 1 में ये लिखा है कि फर्स्टली तो आपको 3 पेयर्स मिलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ठीक है। और अगर तीनों इंटीग्रेबल हैं तो आप केस नंबर 1 है कि अगर तीनों इंटीग्रेबल है तो आप ये तीनों में से कोई भी 2 उठा लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकंड उठा लीजिए, चाहे सेकंड थर्ड उठाइए, चाहे थर्ड फर्स्ट उठा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए बस वो, राइट। दूसरा केस यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई 2 ही इंटीग्रेबल हैं तो आप वही 2 ले लीजिए, उसके बाद आपके पास कोई चांस ही नहीं है। और अगर इन केस आपके पास केवल एक ही पेयर ऐसा है जो कि इंटीग्रेबल है तो हम इसमें फिर लगाएंगे अपना थर्ड वाला वो मेथड। कौन सा, जिसमें आपका ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर दोनों क्या है कंबाइंड में चलता है। ओके, और अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, केस नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो इंटीग्रेबल है तो फिर हम ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाएंगे, तो हम ग्रुपिंग मेथड की बजाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाएंगे। तो ये 4 केस हैं और ये हमारा ग्रुपिंग मेथड का पहला रिजल्ट है। ओके।